गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है, द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जहाँ पर एक बच्ची एवलीन जो कि सिर्फ 17 साल की है और उसका एडमिशन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में हुआ है, जो कि बहुत फेमस, एक बहुत प्रेस्टिजियस लंदन का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे बच्चे म्यूज़िक सीखने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो चैलेंज उस बच्ची के साथ था, जो सबसे बड़ा एक कहीं ना कहीं इशू उस बच्ची के साथ था, वो ये कि वो डेफ थी, उसको सुनाई नहीं देता था। और एक ऐसी बच्ची जिसको सुनाई ना देता हो, उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना और उसके साथ साथ उसका म्यूज़िक का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन लंदन का हो सकता है, वहाँ पर उसका एडमिशन पाना ये कोई आसान बात नहीं थी। ये मैं आपको फ्लैशबैक एक तरह से लेकर के चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको रिवीजन में कराता ज़रूर हूँ ताकि आपको स्टोरी को आगे से रिलेट करने में आसानी पैदा हो जाए। तो अब उसका ये डेडिकेशन ही था, ये हार्डवर्क ही था जो उसको वहाँ तक पहुँचने में उसकी मदद उसको मिली। और कहीं ना कहीं उसने म्यूज़िक के अंदर एक बहुत बड़ा नाम भी कमाया। और उसी की बात अब कहीं ना कहीं मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि उसका उसका म्यूज़िक से लगाव क्या था। म्यूज़िक से लगाव यहाँ तक था कि कहते थे कि म्यूज़िक उसके पूरे जिस्म में बस चुकी थी, उसके रोम रोम में बस चुकी थी। और कहते थे कि कहीं ना कहीं जब वो म्यूज़िक को सुनती थी तो उसकी जो स्किन होती थी, उसके जो चीक बोन्स होते थे और इवन उसके जो बाल होते, उसके जो हेयर होते थे, वो हेयर के अंदर एक सेंसेशन, एक अजीब तरीके की एक जो है वो कहीं ना कहीं चमक, या कह सकते हैं कि एक सेंसेशन का मतलब थोड़ा सा जैसे ना करंट लगने वाला मामला होता है, बिल्कुल ऐसा स्पार्क लगने वाला मामला ऐसा उसके जिस्म में हो जाया करता था। ऐसा लगता था कि सेंसेशन उसके बालों से, उसके चीक बोन से और उसके स्किन से जो है वो उसको समझ में आता था। ये उसका म्यूज़िक का कहीं ना कहीं एक लगाव था। तो अब इसी पॉइंट पर आगे हम बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो कि लास्ट में मैं और भी अच्छी तरीके से बताऊंगा, लेकिन अभी बता दूं मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल अपने आप में खुद कहता है कि मैं पॉसिबल हूँ, बस करने वाला बच्चा होना चाहिए या बच्ची होनी चाहिए। अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक जो था उसके जिस्म में कहीं ना कहीं बसा हुआ था, रचा था। कहते हैं इट टिंगल्स, यानी कि म्यूज़िक टिंगल्स करता था उसके स्किन, उसके चीक बोन्स, उसके बालों में, यानी कि उसके ये सारे के सारे जो उसने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी बताए हैं, इसमें सेंसेशन एक तरह की जो है वो उसको फील होती थी। कहते थे कि व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस इन साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी तो कहते थे कि ऐसा उसको लगता था कि जो म्यूज़िक है वो फिंगर टिप्स से आ रहा है, वो स्टिक से नहीं आ रहा है। जब जाइलोफोन पर जो स्टिक्स पड़ती थी तो उसी से तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक जनरेट होता था, म्यूज़िक जो है वो बाहर आता था। लेकिन उसके हिसाब से जब वो जाइलोफोन वगैरह को प्ले करती थी तो कहते थे कि वो म्यूज़िक जो है वो आपके फिंगर टिप से आ रहा है, ना कि वो स्टिक से आ रहा है। कहते थी कि ड्रम्स वगैरह में पूरी तरीके से रच जाना, बस जाना, एंड ये उसी की एक तरीके से मतलब कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक की चाहत थी कि वो रिजोनेंसेस, जैसा रिजोनेंसेस, यानी कि शी कैन फील द रिजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, कि होता ना कि उसके जिस्म में जो एको करता है, जैसे म्यूज़िक होता ना, कई बार आपने देखा होगा कि कोई घंटी बजाइए तो वो एको करती है, यानी कि एक बार आपने बजाया तो उसके बाद वो साउंड करती है जो आपके कानों तक पहुंचती है कि हाँ भाई ये चीज़ कहीं ना कहीं बज रही है। तो कहते थे कि जब वो ड्रम्स वगैरह को सुनती थी या जब ड्रम्स को वो सेंस करती थी तो एक तरह से वो फील करती थी कि उसके पूरे जिस्म के अंदर रेजोनेंसेस, यानी कि एक तरह की इको पैदा हो जाता है। और वो इको अपने आप में बहुत बड़ी बात है, यानी कि ये सारी जो कैफियत थी, ये सारी जो चीज़ें थी, ये उसी इंसान के अंदर हो सकती हैं जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। जब पढ़ाई करने वाला अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई से जुड़ा तो वो कुछ भी कर सकता है, उसको दिन भर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, साइंस के क्वेश्चंस नजर आएंगे। जो म्यूज़िक में है उसको सिर्फ म्यूज़िक समझ में आएगा। कहते हैं ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म
वुडन प्लेटफॉर्म पर तो मामला ये था that she performs her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. कहते हैं कि जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती थी तो वो अपने जूतों को रिमूव कर दिया करती थी और कहते थे कि इससे क्या होता था, जो नंगे पैर होने पर जो वाइब्रेशन था वो उसके पूरे के पूरे पैरों से ऊपर तक जाने की कोशिश करता था। ये उसके हालात थे जो म्यूजिक में वो एक तरह से रची और बसी थी। फिर कहते हैं नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज होने वाली बात नहीं थी। कहते हैं कि एवलीन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, जिस तरह का उसका म्यूजिक का एक म्यूजिक में उसको अल्लाह ने मास्टरी दी थी, ईश्वर ने मास्टरी दी थी, तो कहते थे कि कोई सरप्राइज करने वाली बात नहीं थी कि वो अपने ऑडियंस को डिलाइट ना करती। अगर डिलाइट ना करती तो जो उसको एक तरह से पहचान मिली थी, जो उसको लोगों की तरफ से चाहत मिली थी म्यूजिक को लेकर के, या जो पॉपुलैरिटी मिली थी, वो उसको हासिल नहीं हो पाती। इसमें बता रहे हैं कि उसको क्या क्या मिला था। बताइए, सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड होता है फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से, जो उसको कहीं ना कहीं 1991 में उसकी परफॉर्मेंस के लिए, उसके म्यूजिक में इतने लगाव के लिए और म्यूजिक में इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए उसको दिया गया था। कहते हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये जो थे, जो मास्टर थे उनके, जेम्स ब्लिट्ज, उन्होंने कहा था कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसके सुनने की जो काबिलियत थी वो तो ले ली थी, लेकिन उन्होंने उसको जो दिया था, म्यूजिक का लगाव जो दिया था, म्यूजिक को जो सेंस करना दिया था, वो अपने आप में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी। कहते हैं व्हाट वी फियर, व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो महसूस करती थी। हमें कानों से सुनाई देता है और वो कानों से नहीं सुन सकती थी, तो वो महसूस करती थी। वो इतनी डीपली कहीं ना कहीं म्यूजिक से जो है वो जुड़ी थी। एंड दैट इज वाई, और यही वजह थी, शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, वो म्यूजिक को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाने में वो अपने आप में कहीं ना कहीं काबिल थी। आगे कहते हैं एवलीन कन्फेसेस, एवलीन ने कन्फेस करा। कन्फेसेस का मतलब होता है किसी चीज को मान लेना, कि शी इज समथिंग ऑफ वर्कहॉलिक, कि कहीं ना कहीं उसके अंदर काम को करने का जुनून था, एकदम काम में रचना, बस जाना, ये उसके अंदर जुनून थी। और कहते हैं आई जस्ट हैव गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, और कई बार जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते थे उनसे कहीं ज्यादा उसको मेहनत करनी पड़ती थी। कहते हैं बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉमरस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स होते थे उसके इस मेहनत को लेकर के, जो आपको मैंने बताया है कि जो उसको अवार्ड्स वगैरह मिले थे, वो सारे अवार्ड्स कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत इनकरेजिंग या बहुत इनॉमरस, बहुत मायने वाले होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाया करते थे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो रेगुलर कॉन्सर्ट करती थी, एवलीन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अब बताइए कितना बड़ा काम, कि जो वो पैसा कमाती थी प्रोफेशनल तरीके से कॉन्सर्ट्स वगैरह करके, प्रोफेशनली जो पैसा बनाती थी, वो कई बार, और बल्कि उसने एक रेगुलर प्रैक्टिस बना रखी थी कि वो प्रिजन्स यानी कि जेल में जा करके, हॉस्पिटल में जा करके वो फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती थी म्यूजिक के। अब देखिए, ये तो वो जगह हैं जहाँ पर वाकई लोग सिर्फ दुख में, तकलीफ में, परेशानी में होते हैं, तो वहाँ जा करके वो लोगों को एंटरटेन जरूर करती थी। इसके बाद बताते हैं शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, और कहीं ना कहीं यही एक खास बात थी जिसके वजह से वो जो ना सुन पाने वाले बच्चे थे उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन हो गई थी। तो इसके बाद पैरा नंबर 10 पर बात आती है। कहते हैं कि एवलीन, जो एवलीन लड़की थी, हैज ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज डू दैट। यानी कि ये वो लड़की थी जिसने अपने उम्र में, जो उसकी उम्र थी, उससे उसने बहुत कुछ, जो उसकी उम्र थी 17 साल की, 18 साल की, राइट, 19 साल की, जो भी उसकी उम्र थी, उससे उसने ठीक जो जस्ट डबल एज के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं उसने लोकप्रियता, या जो इस तरह के जो इंटरनेशनल अवार्ड्स थे, जो नेशनल अवार्ड्स थे, वो उसको हासिल हुए थे। यानी कि जो सक्सेस एक 34 साल का बंदा या 35 साल का बंदा हासिल करता, वो उसने 17 साल में हासिल कर ली थी। एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उसने बोला है कि शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और उसी की करनी थी
जहाँ पर ये जो परकशन यानी कि जो वो ड्रम्स वगैरह बजाने वाले लोग होते थे, ये जो ट्रूप होता था, ये हमेशा पीछे स्टेज के पीछे परफॉर्म करता था, लेकिन यही वो लड़की थी जिसने इनको लोगों को दिखाया या लोगों से मिलाया, उनको फ्रंट पे ला करके। ये एक बहुत बड़ी बात थी, यानी कि उसने ऑर्केस्ट्रा को फ्रंट पर वो लेकर के आ गई थी। एंड ऑफन डेमॉन्स्ट्रेटेड इट कैन बी वेरी मूविंग, और उसने ये डेमॉन्स्ट्रेट करा, मतलब कई बार डेमॉन्स्ट्रेट करा कि ये काफ़ी मूविंग है। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप, उसने उनको भी इंस्पायर्ड करा जो कहीं ना कहीं हैंडीकैप थे, जिनके हाथ पैर नहीं हुआ करते थे। हु लुक टू हर से, जो कि उसको देखते थे, कहते थे इफ़ शी कैन डू, अगर ये कर सकती है तो वाई नॉट आई, यानी कि क्यों हम लोग नहीं कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस। और अब ये कहने की कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने लाखों लोगों को ये खुशी, ये जो प्लेजर था, जो इनॉमरस था, उसने जो बहुत बड़ा था, वो उसने लोगों तक कहीं ना कहीं दिया था, या वो रीज़न बनी थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 2, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके जो क्वेश्चंस होंगे और इसके आंसर्स होंगे वो कल मैं आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, जो आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।